नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ऋग्वैदिक काल की स्थितियाँ, जिसमें मैं आपको राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति को पढ़ाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम राजनीतिक स्थिति से। राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परिवार। तो कई परिवार मिलकर क्या बन जाते हैं? ग्राम। ऐसे ही कई ग्राम मिलकर जिले बन जाते हैं और कई जिले मिलकर राज्य बन जाते हैं और कई राज्य मिलकर देश बन जाता है। जैसे आज हमारे देश को कौन चला रहा है? प्रधानमंत्री। वैसे ही राज्य को कौन चला रहा है? मुख्यमंत्री। और गांव को कौन चला रहा है? गांव का मुखिया। और ऐसे ही हमारे परिवार को कौन चला रहा है? परिवार का मुखिया। तो ऐसे ही प्राचीन काल में भी होता था, बस नाम में फर्क होता था। जैसे आज के टाइम में हम राज्य देश वगैरह कहते हैं, वैसे ही प्राचीन काल में जैसे ये विष जन इस तरीके से नाम होते थे। तो अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करें तो अभी तक यानी कि ऋग्वैदिक काल तक ना तो राजतंत्रात्मक और ना ही लोकतंत्रात्मक शासन स्थायी हो पाया था। थोड़ी बहुत राजतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पे शुरू हुई थी ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि ऋग्वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे उन्हें प्रशासन की आवश्यकता महसूस हो रही थी। यहाँ की जो जनता थी उनकी देखरेख के लिए एक अधिकारी चुना गया जो राजा कहलाया। तो यहाँ का जो राजा था वो छोटे से गांव का राजा था। तो इसीलिए वो सिर्फ नाम मात्र का राजा हुआ करता था। उसके पास बहुत ही सीमित अधिकार हुआ करते थे। वो भूमि का स्वामी नहीं होता था, केवल जन का नेता कहलाता था। बल्कि राजा की सहायता के लिए सभा, समिति, विधत, गढ़ इस टाइप की संस्थाएं हुआ करती थी जो राजा को परामर्श दिया करती थी। तो जो पहली संस्था थी वो थी सभा। सभा में उच्च वर्ग, पढ़े लिखे और कुलीन वर्ग के लोग शामिल हुआ करते थे। इनकी संख्या बहुत ही सीमित होती थी। वही समिति में गांव के आम लोग भी शामिल हुआ करते थे, जैसे पुरुष, महिला, जितने भी आम लोग थे गांव के सभी शामिल हुआ करते थे। तो ये जो सभा और समिति है, इन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों राजा की सहायता करते थे, राजा को परामर्श दिया करते थे। इसीलिए सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। सभा और समिति के अतिरिक्त कुछ अधिकारी भी होते थे जो राजा को सहायता प्रदान करते थे, और ये अधिकारी रत्निन कहलाते थे। तो ये अधिकारी कौन कौन से हैं? जैसे पुरोहित, जो राजा के सबसे प्रमुख हुआ करते थे और ये राजा को धार्मिक सलाह दिया करते थे। दूसरे सेनानी, जो सेना का प्रमुख हुआ करते थे और सेना के रूप में राजा को सहायता देते थे। तीसरे ग्रामणी, जो ग्राम का मुखिया हुआ करता था, वो भी राजा को परामर्श या फिर सलाह दिया करता था। तीसरे स्पर्श, जो गुप्तचर होते थे, वो गुप्त बातें राजा को प्रदान किया करते थे। और वहीं दूत भी देखने को मिले यहाँ पे। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में नियमित सेना नहीं रखी जाती थी, क्योंकि राजा सिर्फ नाम मात्र का था। उसके पास अधिकार बहुत ही सीमित थे। ठीक है। इसके अलावा स्वेच्छा से कर दिया जाता था। जिस व्यक्ति का मन है वो टैक्स देता था, जिसका नहीं मन है वो टैक्स नहीं देता था। कोई भी नियमित टैक्स यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पे क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी से केवल, इसलिए यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है। इसके बाद हम सामाजिक स्थिति को देख लेते हैं। सामाजिक स्थिति में हम वो चीज़ों को पढ़ेंगे जो समाज में होती हैं, जैसे कि पारिवारिक जीवन। ऋग्वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी। परिवार को किस तरीके से चलाया जाता था? पितृसत्तात्मक समाज था, यानी कि परिवार का मुखिया पिता हुआ करता था। वहीं अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो प्रारंभ में समाज वर्ग विभेद से रहित था, यानी कि जो वर्ण शब्द था उसका प्रयोग सिर्फ रंग के अर्थ में या फिर कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में किया जाता था। बाद में चलकर ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख मिला। ये भी कहा जाता है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैरों से शूद्र निकले। तो इसी के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को समाज में दर्जा दे दिया गया। इसके अलावा देखो, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में गोत्र शब्द का भी सबसे पहली बार उल्लेख किया गया। गोत्र का अर्थ क्या होता है? गोष्ठ, यानी कि वह स्थान जहाँ पूरे कुल का गोधन पाला जाता था। गोत्र सबका ही होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने
परिवार के मुखिया से पूछ सकते हो कि आप किस गोत्र के हो, ये पता होना चाहिए सबको। इसके अलावा उस समय स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि पति पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया, और इस समय सती प्रथा का कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिला। पुनर्विवाह और नियोग प्रथा इस समय प्रचलित था। नियोग प्रथा का मतलब क्या है कि अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो गई है तो वो अपने देवर से भी विवाह कर सकती है। नियोग प्रथा के दौरान जो उससे उत्पन्न संतान होगी वो क्या कहलाएगी? क्षेत्रज कहलाएगी। ऋग्वेद में स्त्री को जाए दस्तम कहा गया, अर्थात पत्नी ही गृह है, यानी कि इस काल में स्त्री के महत्व को स्वीकार किया गया है। इस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, क्योंकि इस समय की कुछ स्त्रियां शिक्षित थीं जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना की, जैसे कि लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला। ये सारी स्त्रियां शिक्षित थीं और इन्होंने कुछ मंत्रों की रचना भी की है। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वैदिक काल में जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थीं, उन्हें अमाजु कहा जाता था, और कन्या के विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। अगर हम वेशभूषा की बात करें तो इस समय साधारण वेशभूषा थी। सूती, ऊनी और रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते थे। 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे इस समय, निवि, वासस और अधिवासस। निवि कौन से वस्त्र थे? जो कमर के नीचे पहने जाते थे, यानी कि जो धोती वगैरह होते थे वो। वासस जो कमर के ऊपर पहने जाते थे, जैसे चोली स्त्रियां पहनती थी उस टाइप का। तीसरा है अधिवासस, जो कमर के ऊपर ओढ़नी और चादर के रूप में प्रयोग किया जाता था, गमछे जैसा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे उस समय, निवि, वासस और अधिवासस। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहना करते थे। अगर हम भोजन की बात करें तो इस समय मानव शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करता था। दूध, घी, दही, इन सब से बनी वस्तुओं का बहुत ज्यादा महत्व था इस समय। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब बनाया जाता था। पकी खीर भी यहाँ से मिली है, जिसे क्षीरपा कौदन कहा जाता था। इसके अलावा अगर इस समय का मनोरंजन का साधन देखें तो रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा, वाद्यों में झांझ, मजीरे, वीणा, बांसुरी, ये सारे मनोरंजन के साधन थे। वहीं हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो ऋग्वैदिक काल की संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण थी। तो यहाँ पे जो आर्थिक जीवन का मूल आधार था वो कृषि और पशुपालन था। यहाँ पे ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख कम मिला है, यानी कि पशुपालन ज्यादा मात्रा में हुआ है यहाँ पे। घोड़े का प्रयोग रथ, घुड़दौड़ तथा सेना के रूप में किया गया है, और कृषि के लिए बैलों का प्रयोग किया गया है। अगर हम कृषि की बात करें तो केवल 24 मंत्रों में कृषि का उल्लेख प्राप्त हुआ। कृषि योग्य भूमि को यहाँ पे उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। बुआई, कटाई, मड़ाई, इन सब से लोग यहाँ पे परिचित थे। इसके अलावा नहर, कूप, अवट यानी कि खोद कर बने हुए गुड्डे, गड्ढे यहाँ से प्राप्त हुए। अगर हम उद्योग धंधे की बात करें तो यहाँ बढ़ई, स्वर्णकार, चर्मकार, जुलाहे, कर्मा यानी कि जो धातु कार्य करते थे, कुंभकार, इन सब का उल्लेख मिला है। कताई बुनाई का कार्य स्त्री और पुरुष दोनों करते थे इस काल में। और इसके अलावा गांधार प्रदेश और सिंध, ये दोनों प्रदेश ऊनी वस्त्रों के लिए बहुत ही प्रचलित थे, विख्यात थे। अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार भी यहाँ देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे निष्क का उल्लेख प्राप्त हुआ। निष्क क्या होते हैं? सिक्के, सोने के सिक्के या फिर चांदी, किसी चीज के भी सिक्के यहाँ पे देखने को मिले, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे क्या था, व्यापार चलता था। और व्यापार यहाँ पे पड़ी वर्ग के लोगों के द्वारा होता था। तो ये थी आर्थिक स्थिति। इसके बाद हम देख लेते हैं धार्मिक स्थिति। तो वैदिक काल धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, इसीलिए यहाँ पे धर्म का विशेष महत्व था। यहाँ के जो लोग थे वो बहुदेववादी थे, यानी कि कई देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। यहाँ से 33 देवी देवताओं के नाम मिले हैं, जिन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। पृथ्वी के देवता कौन कौन से हैं?
पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति और सोम। वहीं आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु और अश्विन। और अंतरिक्ष के देवता इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आप, वायु और वात। तो ये सारे देवता हैं, इनको 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया है, पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष के देवता में। इस समय का जो सबसे प्रमुख देवता था वो इंद्र को माना जाता था। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा जाता था। इंद्र को पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा जाता था। इंद्र को वर्षा का देवता, आर्यों का युद्ध नेता, ये सब माना जाता था। और ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त यानी कि 250 सूक्त इंद्र को ही समर्पित किए गए हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख देवता था वो था अग्नि। अग्नि मध्यस्थ देवता के रूप में जाना जाता है और ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं। इस समय का जो सबसे प्रमुख देवता था वो इंद्र था। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा जाता था। पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला भी कहा जाता था। इंद्र को वर्षा का देवता, आर्यों का युद्ध नेता भी माना जाता था। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त यानी कि 250 सूक्त इंद्र को समर्पित किए गए हैं। वहीं दूसरा प्रमुख देवता इस समय का अग्नि था। अग्नि मध्यस्थ देवता के रूप में जाना जाता है और ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित थे। तीसरे जो प्रमुख देवता थे वो थे सोम। ऋग्वेद के 9वें मंडल के 114 मंत्र सभी के सभी सोम देवता को ही समर्पित थे। चौथे देवता है वरुण। वरुण को समुद्र का देवता, ऋतु का नियामक कहा जाता है। वहीं ईरान में वरुण को अहुर मजदा और यूनान में वरुण को ओरनोज नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और भी देवता हैं जैसे कि पूषण वनस्पति एवं औषधियों का देवता किसे माना जाता है? पूषण को माना जाता है। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। वहीं अरण्यानी इसे जंगल की देवी माना जाता है। सरस्वती ज्ञान की देवी, ये तो आपको पता ही है। ज्ञान की देवी हम किसे मानते हैं? सरस्वती को मानते हैं। वही मित्र उगता सूर्य, अश्विन चिकित्सक देवता के रूप में देखे जाते हैं। तो ये सारे देवता प्रमुख हैं ऋग्वैदिक काल के। इसके बाद ऋग्वैदिक काल के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो पता होना चाहिए, पूछा ही जाता है। जैसे यहाँ पे मानव लोहे से अपरिचित था, मतलब लोहे की धातु यहाँ पे खोजी नहीं गई थी। दूसरा जो शूद्र है, शूद्र शब्द का उल्लेख इसी काल में देखने को मिला। इससे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख नहीं मिला था। वहीं एक और बिंदु है मुख्य कि ये जो वैदिक काल है ये कौन सी सभ्यता है? सॉरी, ऋग्वैदिक काल है वो कौन सी सभ्यता है? वो ग्रामीण सभ्यता है। वहीं इससे पहले आप लोगों ने जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी तो वो कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। तो नगर बड़ा हुआ या ग्राम बड़ा हुआ? नगर बड़ा हुआ। तो हम देखते हैं कि मनुष्य डेवलप होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? पीछे हुआ। आगे नगरीय सभ्यता आई, फिर ग्रामीण सभ्यता हो गई। यहाँ पे मनुष्य क्या हो गया? डेवलप होने की जगह पीछे चला गया। और यहाँ पे देखो कृषि की तुलना में पशुपालन का अधिक प्रयोग हुआ है, लेकिन ज्यादातर टाइम में क्या हुआ है? कृषि का अधिक प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में पशुपालन का अधिक प्रयोग हुआ है कृषि की अपेक्षा। ठीक है। इसके अलावा देखो ऋग्वैदिक कालीन के कुछ शब्द हैं जिनके कुछ अर्थ दिए गए हैं। जैसे निवि, एक वस्त्र मैंने अभी बताया था आपको, ये कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र था, जैसे धोती वगैरह। वासस जो कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र था। अधिवासस जो कमर के ऊपर धारण किया जाता था चादर और ओढ़नी के रूप में। वहीं तक्षा बढ़ई जिसका अर्थ है। और नेक्स्ट है अरित्र, ये नाविक को कहा जाता है। कर्मा जो धातु का कार्य करने वाले व्यक्ति होते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। नेट के पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं वहाँ पे। तो ऋग्वैदिक काल आप लोग का कंप्लीट हुआ और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल पढ़ाऊंगी। तो आज की वीडियो में यही एंड करती हूँ। थैंक यू।